नमस्कार दोस्तों, अंकुर बाबू स्टडी IQSPN चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार आज आप लोगों के सामने मध्यकालीन भारत का इतिहास में तुगलक दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश में एक नए शासक की ओर चलते हैं जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ये हम ब्रिटिश से बोलते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आज हम बात करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो कैसा शासक था और उसकी क्या क्या नीतियाँ रहती हैं, कितने अभियान होते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या करता है, क्या क्या कार्य है उसके बारे में बात करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था मोहम्मद बिन तुगलक का वो था 1325 से 1351 तक। 1351 तक ये सत्ता में रहता है, मतलब शासन काल अपना संभालता है। और उसके बाद में जो भी मोहम्मद बिन तुगलक था ये एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्ति था, लेकिन इसकी विद्वानता जो है हर एक जगह पर असफल हो जाती है। जब असफल हो जाती है तो देखने को मिलता है, लेकिन विद्वान तो था, लेकिन इसकी जो विद्वान जो बुद्धि थी वो हर जगह पर काम नहीं आ पाती है। जब नहीं आती है तो क्या होता है, और अपने असफल शासकों जितने भी शासक होते हैं सब में से एक असफल शासक भी माना जाता है, क्योंकि ये कोई भी नीति अपनी लगातार कहीं पर भी फॉलो करता था वो इसकी नीति बेकार जाती थी, इसका काम नहीं बन पाता था। इसलिए क्या देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका टाइम पीरियड जो कार्यकाल था, मैंने क्या बताया MBT का मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल, मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल था मैंने कितना बताया 1325 से 1351 ईस्वी तक, इतना इसका टाइम पीरियड रहता है। और टाइम पीरियड रहने के बाद में हमें देखने क्या मिलता है, इनका जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसका उपनाम एक था, उपनाम था और एक मूल नाम था। मूल नाम इसका क्या था देखिएगा, मूल नाम था फखरुद्दीन। क्या चीज, मूल नाम जो था वो था मलिक फखरुद्दीन। मलिक फखरुद्दीन या बोलते हैं जौना खां। और दूसरा क्या है, एक तो मूल नाम हो गया, दूसरा उपनाम देखेंगे कि उपनाम क्या है। उपनाम था जो मूल नाम मलिक फखरुद्दीन है और उपनाम है रक्त पियायुस। रक्त पिपास, या दूसरा उसे क्या बोलते हैं परोपकारी अंतर्विरोधी। परोपकारी अंतर्विरोधी, जो परोपकारी अंतर्विरोधी बोलते थे का विस्मयकारी बोलते थे, अंतरकारी का विस्मयकारी। विस्मयकारी। और उसके बाद में इसकी उपाधि थी, एक उपाधि थी, उपाधि का क्या नाम था, जो इसको उपाधि मिली थी वो मिली थी अमीर उल मोमिनीन। अमीर ए मोमिनीन। ये इसने उसमें जब ये उपाधि मिली थी तो इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। क्या चीज, खुद को खलीफा घोषित कर दिया और खलीफा घोषित करने के बाद में सत्ता में बैठ गया। इसके बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी में हमें क्या मिलता है, तारीख फिरोज शाही। क्या मिला, तारीख फिरोज शाही।
तारीख फिरोज शाही जो थी ये क्या थी, नियामुद्दीन। हाँ, तारीख फिरोज शाही नियामुद्दीन। नियामुद्दीन बरनी इन्होंने बदला था। तारीख फिरोज शाही जो है वो नियामुद्दीन बरनी ने बोला था। इब्न बतूता जो इब्न बतूता था ये कहा था का यात्रा वृत्तांत था। यात्रा वृत्तांत यहाँ पे आते हैं। और इसके बाद में क्या आता, 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है वो कहाँ पर बैठ जाता है, वो गद्दी में सत्ता पर बैठ जाता है। 40 दिन तुगलकाबाद में रहे। कितने दिन, 40 दिन तक। हमें लिखना है क्या, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में गद्दी पर बैठा। परंतु 40 दिन तक देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो 1325 ईस्वी में गद्दी पर तो बैठ गया था, लेकिन क्या हो गया था, वह जो था वह 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहा है। तुगलकाबाद में रहा। उसका कारण था कि तो 40 दिनों के बाद में फिर ये दिल्ली पहुंचा। बाद में दिल्ली पहुंचा। जब दिल्ली पहुंचता है तो उसके बाद में हम देखते हैं क्या होता है। जब तुगलकाबाद से वो दिल्ली पहुंच जाता है तो वह स्वयं को खलीफा मान लेता है। खलीफा मान लेता है। अपने शासन काल में खुद को खलीफा मान लेता है या घोषित कर देता है। इतना काम करता है। और इसके बाद में क्या करता है, इसका जो समय टाइम पीरियड था, कार्यकाल था, उस कार्यकाल में बहुत ही अधिक से अधिक विद्रोह हो रहे थे। और विद्रोह हो रहे थे, इसकी जितनी भी नीतियां थी सभी असफल होती जा रही थी। जब इसकी सारी नीतियां भी असफल होती जा रही थी, विरोध पर विरोध होते आ रहे थे और विरोधों का सामना करते टाइम ये वहाँ पर हार चुका था। काफ़ी उसका सामना नहीं कर पाता है और यह समझता है कि मैंने खलीफा पद जो है, खलीफा पद लिया है, खलीफा पद का अपमान किया है। तो ये क्या करता है, खलीफा पद जो होता है उसको वापस देने के लिए कहाँ जाता है, मिस्र के खलीफा होते हैं, उनसे जाते हैं, जाकर के अपने खलीफा पद की स्वीकृति देता है, ले लेता है। और खलीफा पद मिस्र के खलीफा से अपने पद की स्वीकृति ले लेता है।
और उसके बाद में देखेंगे कि हम इसके जो कार्य थे, इन्होंने यहाँ तक आकर के खलीफा पद को भी त्याग दिया और उसके बाद में अपने खुद जो पद होता है उस पद की स्वीकृति ले ली मिस्र के खलीफा से। उसके बाद में देखेंगे हम कि इनके प्रमुख कार्य क्या क्या रहते हैं। इनके कार्य क्या क्या हैं। सत्ता में आने के बाद में इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। देखते हैं कि इनके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य जो है देखिएगा कि दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि। पहला कार्य क्या किया, दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि। जो दोआब का क्षेत्र था उसमें कर वृद्धि सन कितने में, 1325 ईस्वी में। 1325 ईस्वी में जो या कहाँ उसका क्या आया, दोआब में कर वृद्धि जब की थी, जब पड़ा था अकाल। उस टाइम पीरियड में अकाल पड़ा था और उस टाइम में इन्होंने दोआब में कर वृद्धि लगा दी थी। और उसके बाद में क्या हुआ, दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉइंट जो आता है उसमें इन्होंने क्या किया, दूसरा कारण राजधानी परिवर्तन की थी। राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन जो किया था वो 1326 से 1327 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन की थी। कहां से राजधानी थी, दिल्ली, और दिल्ली से इन्हें जो राजधानी ट्रांसफर की थी या चेंज की थी, बदली थी, तो वहां कहां ले गया था, दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद लेके गया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि राजधानी परिवर्तित की थी तो दिल्ली से दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद के लिए जब इन्होंने, और ये सोचता था कि दक्षिण जो भारत है, दक्षिण का भारत, उस पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से इसने ये किया था। क्या किया था, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के साम्राज्य, दक्षिण भारत के साम्राज्य पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से। नियंत्रण उद्देश्य से क्या किया था, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ट्रांसफर की थी या बदली थी। इसके बाद में मावर के विद्रोह में, क्या चीज, मावर के विद्रोह में मावर का भी विद्रोह हुआ था। उसमें क्या हुआ था, विद्रोह एवं प्लेग, 1335 में एक 1335 में एक 1335 में इन्होंने पुनः, जब वहां पर दोबारा से एक हमला होता है तो पुनः राजधानी जो थी दौलताबाद से फिर कहाँ राजधानी परिवर्तन कर दी दिल्ली के लिए। दौलताबाद से दिल्ली कर दी। और यहाँ पर जो देखिएगा, जो दौलताबाद था, क्या चीज, ये दौलताबाद था, यहाँ वह इसका नाम जो दिया गया था, दौलताबाद का नाम
दौलताबाद का जो नाम था वो इन्होंने क्या दिया था, वो दिया था कुबुल इस्लाम। कुबुल इस्लाम, कुबुल इस्लाम जो नाम था ये नाम परिवर्तन किया था किसका, दौलताबाद का। जब दौलताबाद का नाम भी इन्होंने चेंज किया था कुतुबुल इस्लाम, क्या चीज, कुतुबुल इस्लाम, कुतुबुल इस्लाम। और जब दौलताबाद से इन्होंने राजधानी पुनः परिवर्तित की थी दिल्ली के लिए, जब दिल्ली के लिए इन्होंने पुनः वापस की राजधानी बनाया तो उसके बीच में कुछ सराय निर्माण हो, मतलब सराय जो नहरें होती हैं बहुत सी नहरों का निर्माण करवाया, जैसे कि जाल बन गया, इस तरीके से बहुत नहरें बनवा देते हैं। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है हमारा सांकेतिक मुद्रा। तीसरा जो आता है वो होता है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा, जब सांकेतिक मुद्रा जो थी वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने किया वो 1328 से 30 के टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में इसने चांदी के स्थान पर कांसे के सिक्का, हाँ क्या चीज, सांकेतिक मुद्रा जो था इसने किया क्या, चांदी के स्थान पर चांदी के स्थान पर कांसे के सिक्के का प्रचलन तो किया, क्या हो गया, असफल नीति। जो ये था ये असफल हो जाता है, और असफल हो जाने के मुद्रा बनाने वाला या ढालने वाला राजा कहा गया। यह जो था या वाला राजा कहा गया। एक तो ये राजा बोला गया, कैसा, एक सिक्का बनाने वाला राजा भी कहा गया। तो इसके बाद में हम देखते हैं आगे इसके एडवर्स, बाद में हमें देखने को मिलता है एडवर्स अवार्ड मिलता है। अवार्ड क्या मिलता है, एडवर्ड एडवर्ड रामस जो था ये क्या था, सिक्कों का निर्माता, देखिएगा क्या था, सिक्कों निर्माताओं राजकुमार था और दूसरा धनवानों का भी क्या था, राजकुमार था। धनवानों का भी राजकुमार था। और चीन के
कुबलैया, चीन के कुबलैया, चीन के कुबलैया ने सांकेतिक मुद्रा जो सांकेतिक मुद्रा थी, सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया। जब सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग करता है तो हमें क्या देखने को मिलता है? उसके समतुल्य कौन कौन सी चीजें थी? समतुल्य देखिएगा क्या क्या था। समतुल्य, समतुल्य जो था, समतुल्य यहाँ पर क्या था? कांसे। एक तो तुम्हारा कांसा हो गया और दूसरा यहाँ पर हो गया तांबे। कांसे तांबे, तो जो कांसा था वो फरिश्ता के अनुसार था, फरिश्ता के अनुसार, और जो तांबे का सिक्का था वो था वर्णी के अनुसार। किसके अनुसार? वर्णी के अनुसार। लेखक सब अलग अलग लिखते हैं उसी वजह से। और उसके बाद में एक था दीनार। दीनार था, क्या था? एक दीनार था और फिर उसके बाद में अदली था। ये भी एक सिक्का थे। जो दीनार होता था वो सोने का होता था, सोने का सिक्का, और ये जो होता था वो चांदी का सिक्का होता था। जब चांदी का सिक्का होता था, सिक्कों पर अल्प सुल्तान जिले अल्लाह छपवाया। क्या चीज? सिक्कों पर, क्या मैंने बताया? सिक्कों पर, इसलिए सिक्कों पर अल सुल्तान, अल सुल्तान अल्लाह जिले अल्लाह, अल सुल्तान जिले अल्लाह छपवाया। जब इतना काम करता है और उसके बाद में खुरासान एवं इसमें अभियान आ जाते हैं। अब देखते हैं अभियानों की तरफ चलते हैं कि क्या क्या अभियान है इनके। पहले खुरासान और कराची का अभियान करता है। किस वजह से? उसमें इसको बहुत ही विद्रोह का सामना करने को पड़ता है और पराजित भी हो जाता है। देखते हैं जो अभियान है। पहला अभियान क्या है? खुरासान। पहला जो अभियान है वो खुरासान, खुरासान और कराचिल, कराचिल अभियान है। ये जो खुरासान और कराची अभियान था, इसका टाइम पीरियड था 1330 से 31 ईस्वी तक। ज़्यादा टाइम पीरियड तक नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। खुरासान जो था, क्या चीज? खुरासान जो यहाँ पर आता है हमारा खुरासान, खुरासान के बारे में हम बात करेंगे। खुरासान जो था मध्य एशिया का, मध्य एशिया का ट्रांस आसियाना था।
आशियाना था। उसके बाद में जो ये जो था तमाशरीन जो था एवं तुगलक यहाँ पर थे, एवं तुगलक थे। इन्होंने क्या करते, मिस्र के तुगलक लोग थे यहाँ पर। इनके बीच में ये कौन था, तरासिन जो था ये था ईरान का शासक। ईरान का शासक होता है और इसके बाद में क्या करते हैं, ये अपग्रस्त हो जाते हैं। अपग्रस्त होने के कारण एवं ईरान व मिस्र के जितने भी शासक थे, यही ना तमाशरीन और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, मैं सिंध में एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक की योजना त्यागनी पड़ जाती है। ये सिंध पर कब्जा करना चाहते थे और ये जो पता चलती है बात किसको, ईरान के शासक को, तो ये अपनी नीति फिर बदल देते हैं। इसी के बाद में हम देखेंगे कराचिल का जो अभियान होता है कि कराचिल का अभियान क्या है, क्या देखेंगे हम, कराचिल। कराची का जो अभियान होता है वो कहाँ हमें देखने को मिलता है, उत्तराखंड के कुमायूं जिले के पास। कुमायूं जिले के पास कुमायूं जिला के पास में क्या पड़ता है, पास के क्षेत्र में जिससे भौगोलिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब इसको सामना करना पड़ा है तो वहां पर जो था ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। वहां पर ये सफल नहीं हो पाता है, असफल हो जाता है। तो असफल हो जाने के बाद में अब देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इससे अन्य कार्य और अन्य तथ्य क्या रह गए हैं, अन्य तथ्यों पर हम बात करेंगे। देखते हैं इनके अन्य तथ्य क्या क्या बचे हैं। अन्य तथ्य के बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं कि अन्य तथ्य क्या है। हिंदुओं का त्योहारों में होली, हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं, होली में भाग लेता था, मतलब मैं भाग लेता था, सपोर्ट करता था। नंबर दो इसका पॉइंट है। नंबर 2 में आता है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है, दरगाह एवं सैयद
सैयद सलाद गाजी, सैयद सलार गाजी की दरगाह पर जाता था। तीसरा पॉइंट क्या था मेरा? तीसरा पॉइंट होता है दीवाने कोही। दीवाने कोही जो होता है कृषि विभाग की स्थापना। दीवाने कोही होता है क्या चीज? कृषि विभाग की स्थापना की। चौथा पॉइंट जो है वो हम देखते हैं कि क्या है। चौथा पॉइंट होता है सर्वाधिक विशाल साम्राज्य। सर्वाधिक विशाल साम्राज्य था। इसमें 23 प्रांत थे। 23 प्रांत थे। पांचवा आ जाता है पॉइंट। पांचवा पॉइंट देखेंगे, सर्वाधिक विद्रोह इसी काल में होते हैं। इसी काल में सबसे ज्यादा एमबीटी के टाइम पीरियड में कार्यकाल में विद्रोह होते हैं। कुल 34 विद्रोह। कितने? कुल 34 विद्रोह हो जाते हैं। इसमें क्या बोला गया है? इस पहला शासक जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए शिविर खोले थे। पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों के लिए, अकाल पीड़ितों के लिए क्या बोला था? एक शिविर पीड़ितों की सहायता के लिए। शिविर खोले थे। इसके बाद में देखते हैं तंगी के विद्रोह को दबाने के समय क्या मिलता है मुझे देखने को। तंगी विद्रोह को दबाने के लिए जाते समय ठट्टा, एक ठट्टा आता है जो है ठट्टा में से इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में देखिएगा अगला पॉइंट है मोरक्को। मोरक्को जो है वो टैंजियर का निवासी है।
टैंजियर का निवासी है और निवासी होने के बावजूद ये क्या करता है, इब्न बतूता भारत आता है। इब्न बतूता जो भारत आया है और आने के बाद में क्या करता है, राजशेखर एवं दूसरा एक शासक है जिन परमासुरी। जिन परमासुरी जैसे जैन विद्वानों को संरक्षण दिया। जैन विद्वानों को क्या करता है, संरक्षण देता है। और संरक्षण देता है, इसके बाद में हमें क्या देखने को मिलता है, संरक्षण दिया है। उसके बाद में ये इतना बड़ा हो गया था यहाँ तक कि जितना भी इसके कार्यकाल में से जितनी भी इसकी नीतियाँ थी, सभी नीतियाँ फैल होती जा रही थी और अंत में क्या होता है, इसका जितना भी साम्राज्य था उसका विघटन हो जाता है और विघटन होते होते अगला शासक आएगा। इसके आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसे इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर रखा था जो कि ये संभाल नहीं पा रहा था, इसका धीरे धीरे विघटन हो जाता साम्राज्य का। और साम्राज्य का जब विघटन हो जाता है तो आगे हमें क्या देखने को मिलता है, 1335 में विघटन हो जाता है और 1336 में, इतने में सन 1336 में 36 में हरिहर और भुक्का नाम के दो व्यक्ति ने हरिहर ने विजयनगर तथा हरिहर भुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद में साम्राज्य की स्थापना जब की है और उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि 1347 में ईस्वी में क्या देखने को मिलता है, मैं अलाउद्दीन हसन जो अलाउद्दीन हसन होता है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह होता, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य की बहमनी साम्राज्य की स्थापना की है। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना करने के बाद में आज के लिए इतना ही है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी, ठट्टा में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में अगला जो शासक होता है वो आटा हमारा बनेगा टाइम पीरियड अगले शासन काल में। अब आएगा मेरा फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगले वीडियो में हम बात करते हैं। आज के लिए इतना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जितना हो सके अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।